नमस्कार। सौंदर्य शास्त्र की लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इतालवी कवि दांते एलिग्री के बारे में। दांते एलिग्री इटली के महान कवि, विचारक, राजनीतिक नेता और प्रशासक थे। यह वर्जिल के बाद इटली के सबसे महान कवि कहे जाते हैं। इटली के राष्ट्र कवि भी रहे ये। तो आज हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे। एलिग्री दांते, जिनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडिया अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उनका गीत काव्य वीटा न्यूओवा, जिसका अर्थ है नया जीवन, यह अत्यंत मार्मिक कविताओं का एक संग्रह है, जिसमें उन्होंने अपनी प्रेमिका साइट्रस की प्रेम कथा तथा 23 वर्षों में ही उनके देहावसान हो जाने पर उनकी मार्मिक विरह कथा का वर्णन किया है। दांते का जन्म यूरोप में इटली में मध्य मई से मध्य जून तक की किसी तिथि को हुआ था, सन 1265 ईस्वी में। किसी तिथि का अर्थ अभी तक इतिहासकारों ने परफेक्ट तिथि इसकी घोषित नहीं की है, उनमें कन्फ्यूजन है। तो मई से मध्य जून तक की 1265 ईस्वी में इटली में इनका जन्म हुआ था। ये फ्लोरेंस के नागरिक थे और उनका परिवार बहुत वहाँ पे प्राचीन था, फिर भी ये उच्च वर्गीय कुल से नहीं आते थे। उनका जन्म उस समय हुआ जब मध्ययुगीन विचारधारा और संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रारंभ हो रहा था। राजनीति के विचारों और कला संबंधी मान्यताओं में भी लगातार परिवर्तन हो रहे थे। इनकी मृत्यु 14 सितंबर 1321 ईस्वी में 56 वर्ष की अवस्था में रवेना, इटली में हुई। दांते इटली के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनके संबंध में अंग्रेज कवि सेली ने कहा कि दांते का काव्य उस सेतु के समान है, उस ब्रिज के समान है जो काल की धारा पर बना है, जो टाइम की फ्लो पे बना है। प्राचीन विश्व को आधुनिक विश्व से यह मिलाने वाला सेतु है। दांते ने लैटिन भाषा में न लिख करके साधारण बोलचाल की इटालवी भाषा में अपना महाकाव्य ग्रंथ लिखा। मातृभाषा और लोक प्रचलित भाषा को अपनी महान कृतियों से इसने गौरवान्वित किया। यह कार्य भारत में भी संत तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ को स्थानीय अवधी भाषा में लिखने के समान था। वास्तव में यह समय विश्व भर में लोक भाषा की प्रतिष्ठा का समय था, लोक भाषा की प्रतिष्ठा के आंदोलन का समय था। भारत में भी रामानंद, ज्ञानेश्वर, नामदेव, विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि ने इसी प्रकार लोक भाषा में साहित्य रचना का आंदोलन किया। वास्तव में दांते का यह कार्य युग परिवर्तन का एक शंखनाद था। इतालवी भाषा में रची गई डिवाइन कॉमेडिया दांते की एक अमर रचना है। दांते केवल कवि और विचारक ही नहीं थे, वरन वे राजनीतिक नेता और प्रशासक भी थे। उन्होंने फ्लोरेंस राज्य पर शासन भी किया था। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आ सकता है कि वे कौन से कवि थे जिसने शासक भी किया, शासक का रोल भी अदा किया। तो इटली के दांते जो कवि थे, उन्होंने फ्लोरेंस पे शासन भी किया था, परंतु उनकी कला और काव्य शास्त्र संबंधी विचार उनकी कृति द वल्गैरी एलोक्वियो में प्राप्त होते हैं हमें। वे उत्कृष्ट कविता से ही संतुष्ट न होकर यह भी बताते हैं कि सर्वोत्कृष्ट कविता किन बातों पर निर्भर करती है। यह है दांते के कला संबंधी विचारों पे कि उत्कृष्ट कविता नहीं, सर्वोत्कृष्ट कविता किन बातों पर निर्भर करती है। प्रेम जैसे विषयों को और लोक भाषाओं को अपनी रचना में महत्व प्रदान करके उन्होंने ग्रीक और लैटिन परंपराओं के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम उठाया था। दांते के कला संबंधी विचारों की बात करें तो दांते के विचार से परिष्ठित सौष्ठवपूर्ण भाषा, उत्तम अभिव्यंजना शैली तथा उपयुक्त विषय वस्तु का सामंजस्य होने पर ही श्रेष्ठ रचना संभव हो सकती है। दांते
इस प्रकार अपनी श्रेष्ठ रचना के लिए भद्दे और ग्राम्य भाषा को छोड़कर लोक भाषा से और शिष्ट भाषा से भी उत्तम शब्दों का चयन कर अपने काव्य की रचना की है। दांते के बाद इटली में इतना बड़ा महत्वपूर्ण काव्य चिंतक क्रोचे के पहले कोई नहीं हुआ। यदि बेनेडिक्टो क्रोचे के पहले और दांते के बीच में देखें तो कोई नहीं था। दांते की रचना द वल्गैरी एलोक्वियो ग्रंथ की जॉर्ज सेंटेसबरी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है, बहुत प्रशंसा की है। दांते की रचनाओं की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों या 3 कालखंडों में बांट सकते हैं। प्रथम भाग में वे कृतियां रखी जा सकती है जिनमें यौवन का उत्साह और बेयात्रिस के प्रति उसकी उत्कट अनुराग का धार्मिक रूपांतरण दृष्टिगोचर होता है। इसकी अवधि मोटे तौर पर 1283 से 1290 तक मानी जा सकती है। इस काल की सबसे मुख्य रचना विटा नुओवा है। दूसरा भाग जो है वो है बेयात्रिस की मृत्यु के बाद शुरू होता है। इसका विस्तार 1291 से 1313 तक रख सकते हैं हम। इस काल में उसका जीवन निराशा, दुख और विश्वास पर अस्थायी रूप से तर्क बुद्धि का प्राधान्य छा गया और उसका झुकाव दर्शन तथा विज्ञान की ओर अधिक हो गया था। दांते राजनीतिक झगड़ों की कटुता में एवं दांव पेचों तथा योजनाओं में भी लिप्त होता चला गया। इस काल की मुख्य रचनाएं हैं द कॉन्विवियो, दूसरी रचना द मॉन्किया, द एपिस्टल्स। ये सब उनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। सम्राट हेनरी सप्तम से दांते ने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी जिन पर उसकी मृत्यु ने पानी फेर दिया। उनकी समस्त योजनाएं एकाएक समाप्त हो गई, किंतु गनीमत यह रही कि वे उसका संपूर्ण हौसला पस्त न कर सकीं। उसने एक बार फिर से आध्यात्मिक संतुलन की ओर कदम बढ़ाया। युवावस्था के विचार और विश्वास उसमें पुनः जाग उठे और वह दिवंगत बेयात्रिस की पवित्र भूत आत्मा की उपासना की ओर दृढ़ता से बढ़ता चला गया। दांते की कृति डिवाइन कॉमेडी की कितनी ही कविताओं में इसके प्रमाण बिखरे हुए पड़े हैं। दांते की रचना का यह तीसरा काल 1314 से 1321 तक है, यानी उसकी मृत्यु तक के समय का माना जा सकता है। द विटा नुओवा को हम इटली के प्रथम प्रेम काव्य की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें कवि हृदय दांते की उक्त भावनाओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की झलक हमें दिखाई देती है। बेयात्रिस के प्रथम दर्शन के बाद ही किस तरह उसके नए जीवन का आरंभ हुआ, दांते के हृदय में किस प्रकार क्रम क्रम से इस नारी के सौंदर्य एवं माधुर्य की भावना प्रबल होती गई, धीरे धीरे वह किस तरह से उसकी आशाओं तथा प्रेम, भक्ति, उपासना का केंद्र बनती गई, उसकी मृत्यु पर उसे कितनी मानसिक वेदना और आकुलता हुई और किस प्रकार उसका पार्थिव प्रेम अंत में दिव्य भक्ति और पूजा भाव में आध्यात्मिक रूप से परिणत हो गया, इसकी मनोरम झांकी इसी काव्य में दिखाई देती है। बेयात्रिस की मृत्यु के बाद उसका ध्यान कुछ वर्षों के लिए इहलौकिक भावनाओं, विचारों और स्वार्थों की ओर चला गया और वह निराशाओं और संशयों के बीच हिलोरे खाने लगा। यह हम उसकी दूसरी रचना कॉन्वाइवो में देख सकते हैं। इन दोनों रचनाओं में बेयात्रिस कहाँ और कब एक अलौकिक सौंदर्य की प्रतिमा प्रस्तुत होती है और कहाँ वह मात्र एक दार्शनिक अथवा धार्मिक दृष्टि से कल्पित दिव्य छाया सी दिखाई पड़ती है, इसका विवेचन करना अनावश्यक है। इतना ही कहना उचित होगा कि विटा नुओवा और सामान्य प्रेम गाथा न होकर एक उच्च सात्विकता एवं श्रद्धा की ओर दांते रूपी कवि की मानसिक विकास की द्योतक है। इसमें संदेह नहीं कि आशा और निराशा के विविध अंतर्द्वंद्वों के बावजूद दांते का हृदय बार बार प्रत्यावर्ती होने के लिए सचेष्ट होता हुआ जान पड़ता है। वस्तुतः काव्य के अंतिम भाग से ही आभास मिलने लगता है कि कवि के मानस चक्षु पर
उस परलौकिक जगत की छाया पड़नी आरंभ हो चुकी थी, जिसका केंद्र बिंदु बियात्रिस ही था और जिसका परिपाक उसके ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी में हुआ। दांते की लैटिनी भाषा की रचनाओं में द मोनार्किया विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें दिखाया गया है कि साम्राज्य की आवश्यकता एक तरह से ईश्वर समर्थित है। उनमें राज्य तथा चर्च या धार्मिक संस्था के पृथक पृथक क्षेत्र का प्रतिपादन किया गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि पोप की सत्ता केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसके पत्र संग्रह जो है इपिसिल्स, उसके कई पत्रों में भी इसी आशय के विचार प्रकट किए गए हैं। दांते के पक्ष विपक्ष में काफ़ी आलोचनाएं हुआ करती हैं, जिससे उसकी कृति कभी मलिन नहीं हो सकती। मलिन होती सी दिखाई भी पड़े तो इसमें निरर्थक है। इसमें संदेह नहीं है कि वह महान कवि था, जिसने अपने प्रवृत्ति अनेक कवियों तथा साहित्यकारों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। समय बीतने पर अनेक विद्वानों और विचारकों ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, बारंबार प्रशंसा की है, जिससे आज विश्व के साहित्यकारों और कवियों में उसे यथेष्ट ऊंचा स्थान देने में सहायता मिली है। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में मैंने संक्षिप्त रूप से दांते एलिगरी की व्यक्तित्व और कृतित्व के सौंदर्यबोधीय तत्व के बारे में जानकारी दी। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यूजी और पीजी क्लास के बच्चों के लिए, इवन फिलॉसफी के, कला विषय के, साहित्य विषय के और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी यह लेक्चर उपयोगी होगा। यदि आप लाइक करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि रियली मेरी लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, अवश्य करें। थैंक यू। नमस्कार।